नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी। आज हम हैं नरसिंहपुर ज़िले के खाम घाट पे, जहाँ पर यहाँ सरकारी जो ज़मीन है बहुतादाद संख्या में है। और यहाँ बताया जा रहा है कि सन 1975 से यहाँ पर जो पट्टा वितरण हुए हैं, पट्टा जो है खाम घाट और मलेश्वर के नाम पर यहाँ पर पट्टों को वितरण किया गया। यहाँ सभी जो भी रसूखदार लोग थे उन्होंने अपने अपने जो कर्मचारियों हैं उनके नाम पर पट्टा ले रखे थे। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती भी पट्टे वाली ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है। ये पूरा जो क्षेत्र जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जहाँ की आज यहाँ पर खबर तैयार हो रही है, तो देख सकते हैं कि शासकीय पूरी भूमि है। जो पट्टे वाली ज़मीन है, पट्टे वाली ज़मीनों को रजिस्ट्री हो जाना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि प्रशासनिक मिली भगत के चलते हुए यहाँ पर जो भी शासकीय पट्टे वाली भूमि थी उनका विक्रय किया गया, उनकी रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दलाली परंपरा चली। बहुत बड़े रूप में यहाँ पर दलाल थे। इन दलालों ने इस ज़मीन को नरसिंहपुर ज़िले के अंदर के जो रसूखदार हैं उनको तो दी ही, उसके बाद बाहर के जो लोग हैं, जैसे अभी हमारे बीच हरियाणा की पार्टी है, वो भी हमारे बीच है, उनको भी ये ज़मीन बेची गई। उनने इस ज़मीन को खरीदने के बाद रजिस्ट्री करके यहाँ पर उन्होंने अपनी 30 एकड़ ज़मीन बनाई और लगभग 6 लाख रुपए एकड़ का वो इसमें खर्च बता रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर डबल स्टोरी मकान ही बनाया है, ट्रैक्टर है, डीपी लगी हुई, सबकी पूरी व्यवस्थाएं, एक फार्म हाउस की ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर उन्होंने तैयार की। लेकिन ये ज़मीन जो है ये वास्तव में शासकीय ज़मीन है। ये उन गरीबों के लिए ज़मीन है जिनका परिपालन और भरण पोषण करने के लिए ये ज़मीन उन्हें दी जाती है। अब ये ज़मीन कैसे, किन हालातों में बिक गई, किन हालातों में ये बढ़ते चली गई, इस बात के लिए हम जानेंगे। जो हरियाणा से हमारे बीच में है राजवीर जी हमारे बीच हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कृपया। राजवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने ये ज़मीन कब खरीदी और क्या हालात थे ज़मीन का जब विक्रय हुआ? किसने आपसे बात की और कितनी एकड़ आपने यहाँ ज़मीन खरीदी? मैंने 2018 में ज़मीन खरीदी है। हरियाणा से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ। किस सर्विस में थे या क्या कार्य कर रहे थे आप इसमें? मैं तो डिफेंस से रिटायर्ड। डिफेंस से रिटायर्ड? जी जी। और ये ज़मीन जब मैंने खरीदी तो ये ज़मीन ढोंगे टीले थे, लेकिन इस पे कहीं कोई किसी का दखल नहीं था। मेरी रजिस्ट्री पिछली 3 रजिस्ट्रियों के आधार पे मैंने ये रजिस्ट्री करवाई है। पिछली 3 रजिस्ट्रियाँ देख करके या 2 या 3 रजिस्ट्रियाँ देख करके ज़मीन करवाई। हम बाहर से आए हुए आदमी, हमें नहीं पता कि पट्टा क्या सिस्टम है, क्योंकि हरियाणा में कोई पट्टा सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात किया। हमारे यहाँ पर एक हरियाणा से आए हुए हैं सूर्यकांत, उनसे बात किया। उन्होंने हमारे को ये ज़मीन दिलाई है और वो ज़मीन आज पता चलता है कि उसके ऊपर की शासकीय ज़मीन है। हमें इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें ये पता है कि ज़मीन एकदम से हमारे उस मामले में रजिस्ट्रियाँ देख करके क्लीन थी और ये ज़मीन हमने खरीदी। क्या दलालों के माध्यम से खरीदी आपने? दलाल भी आप ये कहोगे कि जो हरियाणा से आए हुए मिडली में बैठे फार्म है वो भी एक किसान हैं, उनके संपर्क में आए हम। उनके संपर्क में आने से उन्होंने हमारे को ज़मीन दिखाई, हमने रजिस्ट्री दिखाई हमारे को। हमने वो रजिस्ट्री देख करके और ज़मीन देख करके फाइनल किया। हमने बोला भी कोई इसमें लफड़ा तो नहीं है? बोला कोई लफड़ा नहीं है, आप रजिस्ट्रियाँ देखो। 2 रजिस्ट्री 3 रजिस्ट्री उन्होंने जो दिखाई, हमने उस आधार पर ज़मीन खरीदी। तो ज़मीन आपने उस समय जो खरीदी 2018 में किस रेट पर खरीदी? मैंने ये 2,50,000 रुपये के हिसाब से खरीदी, एकड़ के हिसाब से जी। फिर उसके बाद जो क्योंकि ये तो ढोंगी टीले थे, फिर आपने इनको लेवल कराया? वो लेवल करवाया। तो लगभग खर्चा आपका कितना हो गया एकड़ के? 6 लाख से ऊपर ही हमारा खर्चा गया है पर एकड़। तो परिवार के साथ यहीं रहते हैं आप? परिवार के साथ यहीं रहता हूँ। डबल स्टोरी आपने मकान ही बना रखा है? हाँ, मकान बनाया, नीचे नौकर का है, ऊपर अपना। तो क्या लगता है राजवीर जी की ये ज़मीन जो है, क्योंकि ये शासकीय भूमि है, रिकॉर्ड में दर्ज है, और दर्ज के बाद जिस भी माध्यम से आपके जो परिचित हैं उनकी और फिर दलालों के माध्यम से ज़मीन आपको मिली है, क्योंकि इसके पहले ही जानकारी लगी कि ये ज़मीन है जो 5,000 रुपये 10,000 रुपये में पूरे 5 एकड़ के पट्टे बिके यहाँ पे। फिर वो दलालों ने ले ली और फिर उसको ज़्यादा में बेच दी। ये परंपराओं से यहाँ पूरे ज़मीनें बिकी। तो ये जानकारी पहले से नहीं थी आपको? हमें को क्या जानकारी हो सकती है तिवारी जी? एक्चुअल में हम लोग हरियाणा से आए,
बाहर से आए तो हमने ज़मीन अपन क्या करते, कोई चीज़ लेनी होती तो अपना कोई आदमी संपर्क में होता है, उससे आप बात करते हो। वो सूर्यकांत रूहल है मिडली में, हम उस किसान के पास गए, भाई हमारे को ज़मीन चाहिए। उन्होंने ज़मीन बताई, आगे ये ज़मीन किसकी थी हमें रजिस्ट्री दिखाएगी, रजिस्ट्री 2 रजिस्ट्रियों के आधार पे या 3 रजिस्ट्रियों के आधार पे हमारे को ज़मीन बताएगी ये इंडिविजुअल की ज़मीन है, और हमने वो ज़मीन ले ली। वो क्या उसने कब से पट्टे वो बिकती आ रही हो, तो आज पता चलता जब हम यहाँ बैठे हैं कि यार ये तो जब से पट्टे दिए हैं तब से बार बार ही सेलिंग हो रही है, रजिस्ट्रियाँ भी हो रही हैं। क्या कहोगे कि आपका जो भाषा शैली है, बात समझ में आ रही है, वो स्पष्ट ये है कि कहीं ना कहीं मिली भगत के चलते ये सब कुछ होते चला आ रहा है? ये तो आप बताइए ना, ये इंडिविजुअल को लेने वाले को पता हो या ना हो, लेकिन क्या प्रशासन को पता नहीं है? जब प्रशासन को पता तो रजिस्ट्री क्यों हुई? तो लेने वाला दोषी नहीं है, प्रशासन उसमें ज़्यादा दोषी इसलिए है क्योंकि उसको पता था तो रजिस्ट्री नहीं होने देनी चाहिए थी। आप लीज पे ले वो अलग चीज़ होती है, आप सिकमी लो अलग चीज़ होती है, अब सेल परचेज हो रहा है तो वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 2018 से आप यहाँ पर हैं। हाँ। तो आपको जानकारी होगी पर्याप्त, यहाँ कितनी ज़मीन होगी लगभग शासकीय भूमि? यहाँ आपके खाम घाट में 95% ज़मीन सरकारी है, सरकारी बताते हैं, और बड़े बड़े लोग यहाँ कब्जा करे बैठे हुए हैं। किस रेट में ली है, उनके नाम रजिस्ट्री है या नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ 50, 60, 70 साल से लोगों ने कब्जा की और खेती किसानी करवा रहे हैं, नौकर रखे हैं, उनके ऊपर कोई नहीं हाथ डालता। सिर्फ हाथ डालो तो बाहर से आया हुआ आदमी है भैया, इसलिए। तो आप बता पाएंगे ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनके नाम पे यहाँ कब्जा है, जिनके, क्योंकि यदि हम रिकॉर्ड देखते हैं तो रिकॉर्ड में तो उस व्यक्ति के नाम पे ज़मीन होती है जो गरीब किसान होता है। जब रिकॉर्ड हम मांगते हैं तो रिकॉर्ड, जैसे आपने रजिस्ट्री करा ली तो आपके नाम पे आ गई, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे ही है ना कि आज भी उनने भैया जी राज चल रहा है तो भैया जी राज के नाम पे ज़मीन उनके नाम पे बनाई कब्जा उनका। तो ऐसे कुछ लोग हैं चुनिंदा जिनको आप जानते हो? तिवारी जी, यहाँ फिजिकल सर्वे होना चाहिए जी, यहाँ मौजूद बैठा कौन है, लेकिन ये आज हम जब मीडिया में खबर चल जाती है तब कौन रहेगा, कौन बैठेगा? सही है। ये तो जब यदि ईमानदारी प्रशासन कर रहा तो ये शुरुआत से ये देखना चाहिए फिजिकल सर्वे करवा। अब पटवारी भेज दिया या कोई भी भेज दिया, उसने पहले ही टेलीफोनिकली बता दिया तो जो मालिक बैठा है या उसके नाम से जो चल रहा है कारोबार वो तो हट जाएगा। कुल मिला के सीधा ये मिली भगत सरप्राइज चेकिंग के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता था। और जब आप 60 साल से या 70 साल से जब से पट्टे अलॉट हुए तो बिक रही है, तो भैया वो विजिलेंस या आप ये कहो कि वो कर्मचारी, वो अधिकारी, वो कहाँ थे? तो ये तो माना जाए कि सबसे बड़ा घोटाला निकल के आएगा, ज़मीन घोटाला यदि इस हिसाब से देखा है। इस देश में घोटालों की बात तो मैं नहीं जानता कि ये बड़ा है, कि इससे भी बड़े बड़े और भी हो सकते हैं। नरसिंहपुर की इस तरह बात करें तो नरसिंहपुर का तो सबसे बड़ा घोटाला, मुझे नरसिंहपुर की पूरी जानकारी नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ नरसिंहपुर में और कितने घोटाले हो सकते हैं। अभी आपने बताया यहाँ 95%, यहाँ 95%, जब 95% ज़मीन है और 95% ज़मीन बिक चुकी है और बिक के उस पर दूसरे लोग काबिज हैं, तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला होगा अपने आप में। शासकीय अरबों की ज़मीन है। बहुत सारी चीज़ें तो तिवारी जी ऐसे भी हैं कि मान लो किसी फार्मर के किसान से 4 पट्टाधारियों के नाम से और आपने 4 पैसे दे करके उनसे बगैर रजिस्ट्री कराए हुए बैठे, आप 50 साल से 60 साल से आप उसके ऊपर अर्निंग कर रहे हो, नाम दूसरों का, खेती खुद कर रहे हैं, ऐसा भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ईमानदारी रहनी चाहिए इसमें। और शुरू से जब से पट्टाधारी ने बेची है तब से लेके बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, लंबा प्रोसेस होगा, उस पर आप इंक्वायरी करें ईमानदारी के साथ। खाली जो प्रेजेंट में मौजूद किसान है और ये कह कर के वो बाहर से आया हुआ है, इसका गला पकड़ना उचित नहीं है। ये तो एक नाजायज़ करना है। और चंद लोग किसी बाहर से आए हुए आदमी की कंप्लेंट करते हैं, आप वो क्या सही है? सिर्फ इसलिए कि उनका भी नाजायज़ कब्जा हट गया होगा, वो पहले जिसकी रजिस्ट्री रही होगी उस रजिस्ट्रीधारी को उन्होंने डरा के धमका करके कब्जा नहीं दिया होगा। अब वो सब पैसे की है भूख हो रखी है। आप किसी का मुंह बंद करना 10,000 रुपये दे दो,
वो सारा छोड़ करके बताए होगी ज़मीन यहाँ बताएगा 10 किलोमीटर दूर, पैसा ना दो 10 किलोमीटर दूर की ज़मीन भी आपको यहाँ बताएगा वो। ये कोई तरीके नहीं है। मतलब पैसे का बोलबाला ये माना जाए। हाँ, ये कहोगे कि यहाँ पर आप जब से आए हो तो आप लोग, आपसे बहुत लोगों ने पैसे लिए होंगे। मेरे से किसी ने एक सिंगल पैसा नहीं लिया तिवारी जी। मैंने रजिस्ट्री की ज़मीन खरीदी है। मैं यहाँ पर किसी को रंगदार बनाने नहीं आया हूँ, मैंने रजिस्ट्री की ज़मीन खरीदी है, रजिस्ट्री का पैसा मैंने नक्की। अभी जानकारी लग रही कलेक्टर ने जो केस लगे हुए थे उनको 0 घोषित कर दिया ज़मीनों को, और तहसीलदार को और एसडीएम को आदेश भी किया है कि उन ज़मीनों को तत्काल सरकारी उसमें दर्ज किया जाए, नामे किया जाए ज़मीनों को। जी। तो कितना उचित मानते हो उसको? मैं तो बिल्कुल उचित नहीं मानता। मैं इसलिए उचित नहीं मानता हूँ, वैसे ठीक है आप कलेक्टर साहब ज़िले के मुखिया हैं, उन्होंने किया होगा, कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन खाली एक किसान के गिरेबान तक पहुंचना कहाँ तक उचित है? आप भी समझते हो कि भाई किसान की क्या गलती? जो आदमी किसान बाहर से आया है उसने रजिस्ट्री की ज़मीन खरीदी है, उसने पट्टे की ज़मीन नहीं खरीदी, रजिस्ट्री की ज़मीन खरीदी है, तो फिर क्यों ऐसा? अभी यहाँ किसानों, जो किसान है जिनकी ज़मीन गई है, उन्होंने बताया मीडिया को कि कल्लू है हेमरा वाले एक दलाल हैं, और यहाँ बहुत सारे ऐसे जो दलाल हैं वो दलाली करके ज़मीनें बेचते हैं। तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं उनने भी तो एक हिसाब से फ्रॉड किया ना लोगों के साथ। जैसे आपको रजिस्ट्री हुई ज़मीन, अब आपको यदि भ्रम में रख के कोई ज़मीन बेची है तो एक हिसाब से तो वो भी नाजायज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ जब ज़मीन खरीदनी थी तो मैं यहाँ हरियाणा का मिडली में सूर्यकांत रूहल बैठे हैं, किसान हैं, उनके पास आया, उन्होंने ये ज़मीन बताई। उसने आगे कल्लू को पकड़ा या किसी और को पकड़ा, उन्होंने क्या किया वो जाने। मेरे को ज़मीन दिखाई गई है, रजिस्ट्रियाँ दिखाई गई है, मैंने उस आधार पे ज़मीन खरीदी। लेकिन आप क्या करेंगे? आप क्योंकि ज़मीन है, जितनी भी सरकारी ज़मीन है, इन पूरी सरकारी ज़मीनों को 0 किया जा रहा है और इन ज़मीनों से कब्जा मुक्त कराया जाएगा। अच्छा है, लेकिन ये कार्रवाई से पहले शुरुआत से लेके जहाँ से पट्टा बिकना शुरू हुआ वहाँ तक कार्रवाई हो तो उचित है। बाकी तो वो बात होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं इसको इसलिए नाजायज़ मानता हूँ, या तो उस पर लिखा हो कहीं पर भी कि भैया ये ज़मीन सरकारी है, बिक नहीं सकती पुरानी रजिस्ट्री पे, उसके बावजूद भी मैंने ली है तो मेरी गलती है। यदि उस पर नहीं लिखा है ऐसा तो वह खरीदने वाले की गलती मैं नहीं मानता। हर स्टेट में, हर राज्य में ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो सर्च रिपोर्ट निकलवाए, और जानकारी नहीं होती। और फिर वैसे आप बताइए, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दलाल है या जिसने आपको बेची है तो कहीं ना कहीं उसकी भी तो ये गलती है ना कि उसने आपको भ्रमित किया है, आपको जानकारी नहीं। बिल्कुल गलती है। मैं तो ये मानता हूँ, मैं जिसके पास गया था उसने यदि मेरे को ये सरकारी ज़मीन और निजी बता के दी है तो बिल्कुल गलती है। भाई ये तो फ्रॉड है, बहुत बड़ा धोखा कहलाता है। नियमानुसार 420 का मामला मुकदमा दर्ज होता है। ये यदि कोई आदमी यदि 6 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से कॉस्टिंग लगाता है, आप उसके गिरेबान पकड़ लेते हो, खाली गिरेबान उसका पकड़ा गया तो बीच में जो मिली भगत है वो कहाँ गई? चलिए, इन पर यदि कार्रवाई होती है और आपकी ज़मीन भी, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, सरकारी कोई चीज़ खा नहीं सकता, आप भी जानते हो, सरकारी ज़मीन तो सरकारी होती है, वो आज नहीं कल उसके जाएगी। वो उन परिस्थितियों में जो जिन्होंने आपके साथ ये किया है, एक छली कह सकते हैं हम, तो आप क्या करेंगे? मैं तो ये कहता हूँ जी, देखिए आगे की कार्रवाई क्या होगी ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं कि लीगल कार्रवाई क्या होगी, ठीक है ना। बाकी मैं ये कहूँगा यदि प्रशासन ईमानदारी से काम करे तो मेरी कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट है कि वो शुरुआत से इस चीज़ की जांच बैठा करके और दूध का दूध और पानी का पानी अलग करे, तब तो मैं इस चीज़ को मेरे साथ न्याय मानूंगा। यदि ऐसा ही होता है तो वो मेरे साथ न्याय नहीं है। तो यदि आपके साथ न्याय नहीं होता उन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? आगे देखेंगे तिवारी जी। अभी तो हमारे को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, हमारे को कोई जानकारी नहीं है। अभी आपकी मतलब आपको सीधा है कि सास की जो भूमि है उस पर आप काबिज हैं और आगे अपन काबिज की स्थिति में ही हैं। आज जब तक अपने पास में गवर्नमेंट का कोई फरमान नहीं होता तो अपन काबिज है। आगे की क्या कार्रवाई बनेगी, जिला अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं वो उनके ऊपर है।
मेरी तो बार बार यही रिक्वेस्ट है कि यदि निष्पक्ष हो तो जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष और शुरुआत से लेकर के एंड तक। ये नहीं है कि खाली जो मौजूद है उसी को पकड़ लिया जाए और जो उसमें शुरुआत से होती आई है, जो बिचौलिए काम करते आए हैं, जो भी है उसमें कल्प्रिटों को पकड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ थे हरियाणा से आए हुए कृषक जिन्होंने यहाँ पर 30 एकड़ की ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीद के फार्म हाउस बनाया। फार्म हाउस बनाकर यहाँ उन्होंने अपने रहने के लिए भी पूरी बहुत शानदार व्यवस्थाएं यहाँ पर व्यवस्थित की हैं। लेकिन ये जो ज़मीन है वो शासकीय भूमि है जो उन्होंने दलाल के माध्यम से यहाँ पर खरीदी है। और उनका बार बार ये कहना है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से कि जब से ये ज़मीनें पट्टे वितरित हुए थे उससे लेकर अभी तक जो ज़मीन है नियम अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। यदि हमारे साथ कोई कार्रवाई होती है तो अन्य जो लोग हैं यहाँ पर उनका कहना है कि खामघाट की जो भूमि है लगभग 95% जो ज़मीन है वो शासकीय भूमि है, 5% जो भूमि है वो नजूल की भूमि है। और इस 95% भूमि पर सब पट्टेधारी हैं। पट्टेधारियों ने एक से दूसरे को तीसरे को बेचा है, जिसमें कभी किसी कलेक्टर की कोई भूमिका नहीं रही, मतलब उनसे परमिशन नहीं ली गई, बिना परमिशन की ज़मीनें बिकती रहीं। ये विचारणीय सवाल कहीं ना कहीं है कि शासकीय पट्टे वाली भूमि जब बिना कलेक्टर की अनुमति के बिक जाती है, रजिस्ट्री हो जाती है, तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि नरसिंहपुर ज़िले का ये सबसे बड़ा घोटाला होगा। मुझे लगता है करोड़ों अरबों रुपए का ये घोटाला नरसिंहपुर ज़िले के सिर्फ खाम घाट से निकलेगा। यदि हम इसको नरसिंहपुर ज़िले के ऊपर लेकर जाते हैं तो ये कहो देश का सबसे बड़ा घोटाला नरसिंहपुर ज़िले में निकले, क्योंकि यहाँ पर हजारों एकड़ ज़मीन है जिस पर कि दबंग लोग काबिज हैं, दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। मदन तिवारी, नरसिंहपुर।